नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित पाठ सीरीज के सीरीज का फूल। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस तरीके से आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल का वर्णन किया हुआ है, सीरीज के पेड़ का वर्णन किया है, सीरीज के फल का, पत्तों का बखूबी वर्णन किया हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे इस पूरे पाठ में। ये कक्षा 12वीं के दो भाग दो का पाठ है, जो कि सीबीएसई में पूछा जाने वाला ये पाठ रहा है। सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल को अवधूत के समान बताया। अवधूत एक ऐसा साधु जो विषम परिस्थिति में भी सामान्य सा बना रहता है, उसके बारे में इस पाठ में दर्शाया गया है। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए, यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध की निबंध है सीरीज के फूल। उनकी संग्रह कल्पलता से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बताया कि आंधी है, लू है, गर्मी है की प्रचंडता के बाद भी अवधूत की तरह, एक साधु की तरीके से अविचल होकर के केवल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से, किस तरीके से जो सीरीज है यहाँ पे इस चैप्टर में एक अवधूत के भांति दिखाया गया है, कि वो अवधूत जो अविचल रहता है ना, किसी भी तकलीफों से, दुख से, इन सब चीजों से वो अविचल रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे सीरीज आंधी है, लू है, गर्मी है, उसकी प्रचंडता से भी अपने आप को बिल्कुल अवधूत की तरीके से दर्शाता है। डिटेल में पढ़ेंगे नीचे की तरफ। देखिए, निबंध की शुरुआत में लेखक ने सीरीज के पुष्प की कोमल सुंदरता का जाल बुनता है। वो किस तरीके से फूल इतना उसका कोमल है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद किस तरीके से सामंती वैभव विलास को सावधानी से उगेरते हुए उसका खोखलापन आपके सामने लेकर के आएंगे लेखक। उसके बाद एक योगी की तरीके से, जैसे योगी सत्य शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता का एक साधन उपलब्ध होना ही कवि का एकमात्र होना है, उसकी पृष्ठभूमि पे जय प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सटीक उतरते हैं। लास्ट में सीरीज के पुराने फलों के अधिकार की बात करेंगे। वो किस तरीके से वो लालच में अपने पद को नहीं छोड़ते हैं, अपनी जगह से हटते नहीं है जब तक उन्हें ढकेल करके बाहर न कर दिया जाए। उससे भी इन्होंने एक तुलना किया है, कंपैरिजन किया हुआ है समाज के उन लोगों से जो अपनी जगह पे बने रहना चाहते हैं, नयों को मौका नहीं देते हैं। ये छोटा सा एक सारांश है इसका। हम चैप्टर पे आते हैं, देखेंगे किस तरीके से लेखक ने इस पाठ को बखूबी लिखा हुआ है और तीन तरीके से कक्षा 12वीं की पाठ में आया हुआ है। ये हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीरीज के फूल। लेखक बता रहे हैं कि जहां बैठा हुआ हूँ, वहां जहां जिस जगह बैठ करके वो लेख लिख रहे हैं, वहां आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की तपती दोपहरिया है, धूप है। अब जेठ, आषाढ़, भादो, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये हिंदी के महीने हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा जानकारी होगी तो आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। हिंदू महीना सामने आपके सामने लिखा हुआ है। चैत्र, चैत्र की शुरुआत अब मार्च अप्रैल में होती है। बैसाख अप्रैल मई में। ज्येष्ठ, जिसकी बात अभी लेखक ने की है, मई जून में इसकी शुरुआत होती है। मतलब मई जून, मिड मई से लेकर के आप जून के मिड तक आप मान सकते हैं इसको। फिर आषाढ़ होता है और गर्मी होती है जून जुलाई। फिर बारिश का मौसम आता है। फिर सावन है, भाद्रपद है, अश्विन है, सितंबर माह, अक्टूबर। ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं क्या कि जेठ का महीना है, बिल्कुल पृथ्वी, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी आग का गोला बन रही है। बिल्कुल इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि लग रहा है कि बिल्कुल पृथ्वी अग्निकुंड बनी हुई है। सीरीज के नीचे से ऊपर तक फूल से बिल्कुल लद गया है, वो इतनी भयंकर गर्मी में। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। सारे फूलों के पास एक क्वालिटी नहीं है।
कि वो इतनी गर्मी में अपने आप को उस गर्मी से बचा सके। लेकिन सीरीज के फूल इस चीज को बचाते हैं। इसका ये कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कर्णिकार। कर्णिकार का पिक्चर आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, ये एक कर्णिकार है। और आरोग्यवत, जिसको अमलतास भी बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद है, पेट के लिए बड़ा फायदेमंद होता है ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन सीरीज के साथ आरोग्यवत की तुलना नहीं की जा सकती है। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। आप फूल यहाँ देख सकते हैं, भयंकर फूल खिलता है, बेहतरीन फूल खिलता है। और इतना फूल खिलेगा कि बिल्कुल पेड़ लगेगा कि बिल्कुल पीला पीला हो गया, एकदम पत्ते तक छुप जाते हैं, इतना फूल गजब खिलता है। लेखक ने इससे कंपेरिजन किया है ना। लेकिन लेकिन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसका फूल खत्म हो जाता है। यह भी क्या कहना कि 10 दिन फूले और फिर खंखर के खंखर रह गए। दिन 10 फूला, फूली के कंकड़ भया पलास। ठीक है। पलास भी आप यहाँ देख सकते हैं। पलास जो जंगल की आग कहलाती है, ये पलास आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे पलास। बिल्कुल जिस जगह पे खेत में पलास के पेड़ उगते हैं, लगता है कि आग लगी हुई है ना। आग जैसा दिखाई दे, क्योंकि लाल रंग है और पूरा ऐसा फैला हुआ लगता है कि बिल्कुल आग जैसे जल रहे हैं। तो कबीर जी ने इस बात पे ये बात बोली हुई है कि आप 10 दिन तक फूले तो क्या हुआ, ये पलाश की तरीके से 10 दिन तक फूले, उसके बाद पिक्चर से गायब हो गए। तो कबीरदास यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये बात आपको याद रखनी है, बोर्ड ने कई तरीके से घुमा हुआ क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, हम एक बार और आपको बता दें कि ये सब पढ़ने के बाद हम सीबीएसई के 23, 24 और 25 के पेपर भी देखेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई ने सीरीज के फूल से प्रश्नों को पूछा है और आपको किस तरीके से उसे हल करना है, ताकि पूरे से पूरे नंबर आपको मिल सके। फिर इसके बाद एक मुहावरे की बात करते हैं, ऐसे दुमदारों से तो लटूरे ही भले। अब ये एक मुहावरा है, ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए, इसका क्या मतलब है, इस मुहावरे का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ऐसे दुमदारों से लटूरे भले एक मुहावरा है जो बताता है कि ऐसे लोग जो दूसरों को फंसाते हैं या जिन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी होती है, उनसे बेहतर ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते या कम से कम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दुमदार मतलब कि जो व्यक्ति चालाक है, दूसरों को परेशान करना जानता है। लंडूरे, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि जो किसी काम का नहीं है लेकिन निकम्मे है, लेकिन वो शांत है, अपने अपने में मस्त है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये एक मुहावरा भी बोला उन्होंने सीरीज के फूल पाठ में। उसके बाद बोलते हैं कि फूल है सीरीज, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। वसंत हमने देखा ऋतु है। आषाढ़ तक जो निश्चिंत रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भादों तक चला जाएगा और फूलता रहेगा। जब उमस से प्राण उबलता है, उमस मतलब कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हैं एयर में, आपके पसीने सूख नहीं रहे हैं, उस समय पे भी ये बिल्कुल एकदम मस्त रहता है। जब आपके प्राण उबल रहे हैं, आपके लू हृदय से सूखता जा रहा है, एकमात्र सीरीज जो है वो कालजयी अवधूत की तरीके से चमकता रहता है और अजेयता का मंत्र प्रसार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है किसी को भी, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। सीरीज के फूल मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं, लेखक के मानस पे, मन मानसिक पटल पे, मन पे एक हलचल पैदा करते हैं। अब वो एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटीज हैं। जैसे सीरीज में कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन कुछ फायदे की चीजें हैं। जैसे सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लाया करता था, उनमें से एक सीरीज भी है। अब ये इसका जो डिटेलिंग है वो आपको बृहद संहिता में मिल सकता है। उसमें अशोक है, अरिष्ट है, पुनग्गा है। सीरीज के छायादार और घन मिश्रण हरितमा से वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में लिखा हुआ है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेक्षादोलन डालना चाहिए। ये प्रेक्षादोलन का चित्र आपके सामने है। ठीक है ना। पेंडुलम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी डाल पर पे ये ऐसे रस्सियां लटका करके यहाँ बैठने के लिए जगह बना करके प्रेक्षादोलन मतलब कि झूला। उन्होंने बताया कि देखिए, झूला जो होता है वो छायादार वृक्षों में ही डाला जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगाना
देखना चाहते थे। बकुल का पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने लगभग सारे चित्र यहाँ पे रखे हैं। ये बकुल का पेड़ है, ध्यान से देखिए आप। बकुल का पेड़, इसमें आपको छाया ज्यादा मिलती है और यहीं पे झूला लगाने के लिए बहुत से राइटर्स देखते हैं। पर इसमें बुरा क्या है? इसकी डाल अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालों का वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अब इसका एक कंपैरिजन लेखक ने किया हुआ है कि अगर देखिए बहुत पेट निकला हुआ कोई राजा है, अगर वो झूले पे बैठेगा, जिस झूले को सीरीज के पेड़ पे लगाया गया, तो टूटने का डर है। लेकिन अगर हम कस्टमाइज कर दें, वजन कम रखें, तो सीरीज की जो डालें हैं वो बड़े आराम से उन्हें उस पर झूला झुलाया जा सकता है। और अगर आपको बहुत मजबूत चाहिए पेड़, तो आप लोहे का पेड़ बनवा दीजिए, ऐसा राइटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। उसके बाद सीरीज के फूल का संस्कृत साहित्य में बड़ा कोमल माना गया है। अब यहाँ पे आपको सीरीज का फूल दिख रहा है, ये देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ये फूल है, सीरीज का फूल है। इससे बताया गया है कि बड़ा ही कोमल होता है ये, बहुत ही कोमल होता है। केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव ये सहन कर सकता है। मतलब कि अगर इस पे आकर के भौरे बैठते हैं, तो ये फूल उनके पैरों का दबाव सहन कर पाएगा। लेकिन अगर पक्षी आ गए, पक्षी बैठ गए, तो हो सकता है कि ये टूट जाए, बिखर जाए। ठीक है, अब ये बात कालिदास ने कही है ना, तो इस चीज को भी आपको नोट करके रखना है कि कालिदास ने बोला कि भाई वो जो फूल है, पद सहित भ्रमरस्त फलेव शिरीष पुष्प न पुनः पत्रिणम्। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? भाई कालिदास ने बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी है, तो उसका विरोध लेखक कैसे करे? लेकिन सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो कुछ कम बुरा भी नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है, उनको विरोध करना ही नहीं, मन ही नहीं आ रहा। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। आगे सीरीज के फूलों की बात हो गई। उसके बाद सीरीज के फूलों को देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। आप फूल को देख करके आप इमेजिन कर देखो, सब कुछ कोमल है, लेकिन भूल गए कि इसके फल बड़े मजबूत होते हैं। ये आपको फल का यहाँ चित्र दिख रहा है, देखिए, ये आपने देखा होगा कभी। ये इसके फल है, फल का चित्र है। और जब सूख जाते हैं तो बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है। इसके फल बड़े मजबूत होते हैं, नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, जब तक नए फल पत्ते मिलकर इसको ढकेल करके बाहर नहीं कर देते। अब आपसे इसको इसको आपको सीखना है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं कवि, सॉरी लेखक। वसंत के आगमन पर समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमतित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मैंने आपको भी बताया कि हवा चलती है तो खड़खड़ की आवाज आती है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उनको धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। अब ये पॉलिटिक्स से इन्होंने इसकी तुलना कर दी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो हटना ही नहीं चाहते, अपनी पद को छोड़ना ही नहीं चाहते, नयों को मौका ही नहीं देना चाहते हैं। उस संदर्भ में सीरीज का फल बिल्कुल बेहतरीन है। ये इतना जिद्दी है कि जब तक अगला जब फल नहीं आया, तब तक वो हटेगा नहीं जगह से। मैं सोचता हूँ कि पुराने को यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, मतलब जन्म और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जन्म जैसे सत्य है, वैसे मृत्यु सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। तुलसीदास आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। चित्रों की बड़ी ही महिमा है, चित्रों के माध्यम से समझना बहुत ही जरूरी है। ये लंबे समय तक आपके मानसिक पटल पर अपनी स्मृतियों को संजय होने के लिए मौजूद करते हैं। देखिए क्या लिखा है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इस सच्चाई पर मुहर लगाई थी, धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो जरा। तुलसी जी कहते हैं कि देखिए, जो फल पैदा होगा वो झरेगा ही झरेगा, गिरेगा, और जो जलेगा उसको एक ना एक दिन बुतना है ही है। बुतना मतलब, बुताना मतलब कि बुझ जाना। मैं सीरीज के फूल को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। आपको समझ लेना चाहिए इस बात को कि आपका अगर उत्पत्ति आपकी हुई है, तो कंफर्म है कि आपका विनाश, सॉरी, आपका अंत भी होना है, होना है। इस बात को तुलसीदास जी ने बताई। आपको इस बात को याद रखना है। देखिए, हमने बात कर ली है कालिदास
तुलसीदास जी के बारे में, कबीर जी के बारे में। आगे, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें आपने एक वो पढ़ा होगा बायोलॉजी में, सर्वाइवर टू फिटेस्ट, याद होगा आपको कि वही सर्वाइव कर सकता है जो इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में अपने आप को इस लेवल का बनाता है कि वो सर्वाइव कर सके। क्योंकि जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो प्रकृति उसको खत्म कर देती है तुरंत। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जिसमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं, मूर्ख समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे तो काल देवता की आंखों से बच जाएंगे, और ऐसा होता नहीं है। आप कितना भी अपने आप को बचा लीजिए, छुपा लीजिए, जब समय आएगा वो उसे उस समय पे निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। एक बार मुझे मालूम होता है कि सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो, वह हार नहीं मानता। अवधूत की बात हमने कर ली आपको, ये देखिए, साधु की भूमिका में है बिल्कुल सीरीज, बट हार नहीं मानता है। ना उद्धव का लेना है, ना माधव का लेना है, किसी से लेना देना कुछ नहीं है उसे। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींच लेते हैं। अब एक वनस्पति विज्ञान के शास्त्री हैं जिन्होंने बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींच लेता है। रस खींचने का मतलब ये है कि वायुमंडल से ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वायुमंडल में भी मॉइस्चर है, वहां से भी वो पानी खींचता होगा। नहीं तो भयंकर लू के सामने इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूत के मुंह से ही संसार की सबसे रचनाएं, सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त थे, बेपरवाह थे, पर सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर पराशक्त योगी रहे होंगे। अब ये सारे सारे जितनी तुलनाएं की गई आपको रटे होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि सुरूज के फूल का पकड़ जाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। अब आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है ये मेघदूत और कालिदास का शकुंतला नाटक, ये बड़ा फेमस है, आपको पता है। तो मेघदूत, मेघों का उमड़ करके जाना, मेघों के माध्यम से संदेश पहुंचाना। तो ये अभी तक जो आपने पढ़ा है ये सीरीज के फूल का भाग एक है। इसके बाद और डिटेलिंग के साथ हम साथ में सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन के साथ इस पाठ का समापन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सीरीज के फूल से सीबीएसई ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, 23, 24, 25 लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको अभी हम यहाँ पे विराम कर रहे हैं, और हम अगले वीडियो में इस बचे हुए पार्ट के साथ में सीबीएसई के क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व करेंगे। धन्यवाद।